भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबके हृदय में विराजमान देवी शक्ति देवी माँ को मेरा नमन। हम आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलन से होगा और मैं दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करती हूँ हमारी आज की मुख्य अतिथि आदरणीय कमला पंत दीदी जी को, और मैं सहगल आंटी से निवेदन करती हूँ कि आप हमारे मुख्य अतिथि को दीप प्रज्वलन के लिए लाएं और जिससे आज का कार्यक्रम शुरू हो सके। आदरणीय पूनम दी को भी आप भी आ जाए दीप प्रज्वलन के लिए, और मौसमी भट्टाचार्य, मौसमी प्लीज आप भी आ जाए दीप प्रज्वलन के लिए। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति परायणे दीपेन हरते पापं संध्या दीप सरस्वती। आज का ये कार्यक्रम हम महिला दिवस के रूप में मना रहे हैं। जैसा कि सभी को मालूम है, 23 नवंबर को भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी का जन्मदिन है और इस जन्म जयंती के माह में, नवंबर माह में हमारी काफ़ी सारी गतिविधियां शुरू हुई हैं। पहले जो सेकेंड सैटरडे संडे था उसमें हमारा ग्लोबल भजन का आयोजन हुआ था। ये ग्लोबल भजन न सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी साइंस सेंटर्स हैं उनमें एक टाइम शाम को 6 बजे शुरू होता है और अगले दिन 6 बजे 24 घंटे का ये भजन होता है, और जिसको हमने भी यहाँ पे आयोजित किया था। उसके बाद हमारा दूसरा कार्यक्रम अभी रविवार को आश्रम है, एक हमारा आश्रम है जिसमें कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चे रहते हैं और उन बच्चों को न सिर्फ रहने की सुविधा दी जाती है, कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि उनको शिक्षा दी जाए, उनका आगे अच्छे से लालन पालन किया जाए, इस तरह से उनको शिक्षा दी जाए कि वो अपना जीवन खुद जी सके। तो उन बच्चों द्वारा भी छोटी सांस्कृतिक प्रस्तुति की गई थी। और आज ये हमारा 19 नवंबर को महिला दिवस का कार्यक्रम है। भगवान बाबा ने इस दिवस को शक्ति दिवस के रूप में भी मनाने को कहा है, क्योंकि शक्ति ईश्वर जो महिला स्त्री है उसमें उन्होंने कहा कि बहुत ही अधिक शक्ति है और उस शक्ति को पहचानने की जरूरत है। हमें अपने अंतर मन में झांकने की जरूरत है, अपने दिव्यत्व को जानने की जरूरत है और शक्ति को पहचानने की जरूरत है, जिससे कि हम अपना काम सही रूप से कर सकें। तो कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं अपनी मुख्य अतिथि मिसेस कमला पंत दीदी को उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, वो कल ही दिल्ली से आई हैं और उसके बाद भी उन्होंने हमारा अनुग्रह स्वीकार किया। मैं बहुत बहुत आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत आपको स्वागत करती हूँ मैं आपका। और क्योंकि हमें लगा था कि शायद जब मैंने आपको फ़ोन किया तो आपकी आवाज़ इतनी भारी थी, मुझे लगा बहुत बीमार है आप, उठना मुश्किल होगा, लेकिन आपने हमारी जो है प्रार्थना को स्वीकार किया, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वागत करती हूँ हमारी पूनम जोशी जी का, जो कि भातखंडे में काफ़ी समय से कार्यरत रही। मैं स्वागत करती हूँ मौसमी भट्टाचार्य जी का, जो कई तरह से सेवा कार्यों में लगी हुई है, पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में लगी हुई हैं और आपने आने का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कार्यक्रम की शुरुआत से पहले अपनी मुख्य अतिथि का परिचय स्वागत करने के लिए
पुष्प गुच्छ के द्वारा मैं निमंत्रित करती हूँ सोनिया गिरी जी को कि वो पुष्प भेंट कर हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। सोनिया जी। हम सब के अंदर निहित है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने व्यवहार में लाते हैं वही असली मानव और देवतुल्य हो जाते हैं। तो आइए प्रस्तुत है ये स्वागत गीत हमारे धूलकोट सेंटर के बच्चों द्वारा।
दिखाने के लिए आपके सामने प्रस्तुत है। मैं आदरणीय चौहान जी से निवेदन करूंगी कि जो पीपीटी कार्यक्रम है इसको प्रारंभ करें, जिससे आपको एक झलक मिलेगी हमारे यहाँ जो भी कार्यक्रम होता है उसकी। साइना all serve all और help never hurt never, और इन्हीं के इसी के अनुसार हमारे सारे जो हैं कार्य चलते हैं। स्वामी ने कहा है कि लव इज गॉड, गॉड इज लव, वेयर देयर इज लव देयर इज गॉड, देयर गॉड सर्टेनली इज, वेयर देयर इज गॉड देयर इज लव, सेवा इज मैनिफेस्टेशन ऑफ लव। स्वामी ने कहा है कि जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है, और प्रेम की अभिव्यक्ति सेवा के माध्यम से होनी चाहिए। बहुत सारी एक्टिविटीज के माध्यम से ये अपना प्रेम की अभिव्यक्ति की है। सबसे पहले उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रारंभ किए, और भारत में नहीं कई और देशों में भी। और स्वामी कहते हैं कि आज की जो एजुकेशन है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड है। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, हमारे मन तो ऐसा होता नहीं है। इंफॉर्मेशन इज देयर बट देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन, और देयरफॉर स्वामी सेड that education के बजाय educare होना चाहिए, and that educare is transforming the person। और जैसे कि आपने देखा होगा ये एजुकेशन इज फॉर लाइफ, स्वामी ने कहा है, नॉट फॉर मेयर लिविंग। ये एजुकेशन केवल हमारे पेट की आपूर्ति के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हमारे पूरे जीवन के लिए होना चाहिए। हमें जीवन कैसे जीना है। एंड ऑफ एजुकेशन इज करेक्ट। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, स्वामी इस पर बड़ा स्ट्रेस करते थे कि जो हमारी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए वो चरित्र निर्माण होना चाहिए। स्वामी ने सबसे पहले ये श्री सत्य साई कॉलेज फॉर वीमेन अनंतपुर में खोला था 1963 में, और उन्होंने कहा था कि ये कॉलेज वीमेन्स के लिए हम इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि जो महिला है वही पूरे परिवार को और इस तरह से पूरे राष्ट्र को एक अच्छा बना सकती है, बच्चों में अच्छे संस्कार दे सकती है अपने परिवार में, और इस तरह से हमारा राष्ट्र अच्छा बन सकता है। उसके बाद स्वामी ने कई और इंस्टीट्यूट्स खोले हैं, जिनमें जो मैं यहाँ पर कुछ फोटो हैं। ये श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग प्रशांति निलयम 80s में खोला, फिर श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग बेंगलुरु इस 70s में खोला था, और ये श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। ये जो है बाबा ने अभी रिसेंटली ये स्कूल्स बनाए हैं 10+2 के। ऐसे तो मैंने अभी कॉलेजेस बताए, हायर एजुकेशनल कॉलेजेस स्वामी के लगभग 13-14 हैं भारत में। उड़ीसा में है, जयपुर में है, भोपाल में है, और कई और जगह पर है। और ये जो है स्कूल है आप लोग, श्री सत्य साई शारदा निकेतनम, ये मांड्या में है। उसके बाद ये दूसरा जो है श्री सत्य साई विद्या निकेतनम गुलबर्गा में है। ये श्री सत्य साई प्रेम निकेतनम ये बीजापुर में है, और श्री सत्य साई आनंद निकेतनम मुद्धोल में है। इसी तरह बाबा ने कहा कि ऐसे 31 स्कूल खोलने जा रहे हैं, जिसमें अभी तक 20 स्कूल कंप्लीट हो गए हैं। आप देखेंगे इसकी बिल्डिंग से ऐसा लगता है कि ये मंदिर की तरह लगते हैं सभी स्कूल। और इन स्कूल्स में मेनली एजुकेयर यानी बच्चों के चरित्र निर्माण पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर। मैं इसे एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ एजुकेशन के बारे में कि श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस गुलबर्गा में स्वामी ने 2 साल पहले इनॉग्रेट की, और पिछले वर्ष वहाँ इंटरनेशनल बहुत सारे देशों से जो विशेषज्ञ थे, एजुकेशनिस्ट थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, वो आए थे, और उनको बड़ा अच्छा इंटरेस्ट लगा स्कूल के सराउंडिंग, उसके अंदर जो कुछ उन्होंने देखा। और फिर बाद में उन्होंने बाबा से पूछा कि ये यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सेलेंस क्या होती है।
तो जो कॉलेज फॉर मेडिसिन है वहाँ से डॉक्टर्स निकलते हैं, कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग से इंजीनियर निकलते हैं। जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस ये ऐसा है कि यहाँ से एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग्स निकलेंगे। और स्वामी ने कहा कि स्लोली क्या होगा कि यहाँ से जो इनपुट होगा वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होगा और जो आउटपुट होगा वो दिव्य पुरुष होंगे, भगवान कह सकते हैं आपको, दिव्य मतलब उनकी जो संस्कार होंगे इतने अच्छे होंगे। और स्वामी बड़े उससे इसको करते हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल दूंगा कि वहाँ कैंटीन है, तो कैंटीन में क्या होता है कि कोई भी चीज़ मिलती है, पेंसिल पेपर ये सब चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर। तो स्वामी ने कहा कि ये जो विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, ह्यूमन एक्सीलेंस विद्यालय के, इनसे कोई चार्ज नहीं होगा और इनके ऊपर कोई लिमिट नहीं होगी कि कैंटीन में जाकर के कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी ले जा सकते हैं। तो एक दो हफ्ते के बाद उन्होंने कहा कि सर ये तो मेरा स्वामी ये तो पूरी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बच्चे का। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा चाहिए पेंसिल ले जानी है, पेन चाहिए पेन ले जानी है, नोटबुक चाहिए नोटबुक ले जानी है। हमने समझा ये बहुत एक अच्छा तरीका है आदमी के अंदर अपने आप को नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का। दूसरा स्वामी ने एजुकेशन के बाद मेडिसिन पर जोर दिया और मेडिसिन पर उन्होंने 4 विशेष वो बताए। उनका ह्यूमनाइजेशन ऑफ मेडिकल सर्विसेज, ये जो मेडिकल सर्विसेज है इनका मानवीयकरण होना चाहिए। पहला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 1990 में श्री सत्य साई शांति निलय में ही बना था। इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारा कुछ है। ये केवल 7 महीने में बन के तैयार हुआ था। ये दूसरा ऐसे ही हॉस्पिटल बेंगलुरु में हुआ था। इसका उद्घाटन श्री अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किया था, पहले श्री नरसिम्हा राव जी ने किया था पहले। और इसके बाद और कई हॉस्पिटल्स हैं, राजकोट में हॉस्पिटल है, अनेक और भी हॉस्पिटल्स हैं, जनरल हॉस्पिटल्स हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये हॉस्पिटल नया राजकोट छत्तीसगढ़ में बना है और ये बच्चों के हार्ट के ट्रीटमेंट के लिए है। दूसरा हॉस्पिटल ऐसा ही बिल्कुल पलवल में बना है हमारे हरियाणा में, दिल्ली के बहुत नजदीक। और एक तीसरा हॉस्पिटल ऐसे ही मुंबई में है। मुंबई में पिछले साल उसका उद्घाटन हुआ और पिछले 6-7 साल में 4-5 साल में इन हॉस्पिटल्स में 90,000 बच्चों को स्क्रीन किया जा चुका है, जिसमें से 10,312 बच्चों की सर्जरी हो चुकी है। और इस समय 38,000 बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं सर्जरी के लिए, जिसमें से 230 बच्चे उत्तराखंड के हैं। तो बाबा की मेडिकल सर्विसेज है ये एब्सोल्युटली फ्री हैं, बल्कि जो इनके साथ लोग जो अटेंडेंट्स जाते हैं, पेरेंट्स जाते हैं, उनके लिए भी फ्री अकोमोडेशन, फ्री फूड होता है, फ्री फैसिलिटी। बाबा ने जैसे अभी कहा कि भाई अंतर्राष्ट्रीयकरण होना चाहिए मेडिकल सर्विसेज का, तो स्वामी ने फिजी आइलैंड यहाँ से कितनी दूर है, वहाँ एक मेडिकल सेंटर खोला है जिसका उद्घाटन वहाँ के प्रधानमंत्री ने किया था। और अब ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बहुत शीघ्र बनने वाला है। ऐसे स्वामी ने नाइजीरिया में ये हॉस्पिटल खोला है लगभग 3 साल पहले, यहाँ भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने वाला है। और कोलंबो में स्वामी ने हॉस्पिटल खोला है। अभी मिसिसिपी यूएसए में एक हॉस्पिटल खुल रहा है स्वामी का, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। वहाँ मेडिकल सेंटर खुल गया है, लेकिन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने वाला है। ये मेडिकल वैन्स हैं कुछ मेडिकल सर्विसेज की। ये देखिए महाराष्ट्र वाले हैं, इनके हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक वैन जाती है। ये मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा आइडिया आएगा कि क्या कैसा है इसमें क्या करना है। ये सोशल स्फीयर में एक ही मैंने डाली है। ये सबसे पहले स्वामी ने वाटर प्रोजेक्ट शुरू किए थे, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स। तो पूरे अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट और ये रायलसीमा एरिया को, जो कि एक बहुत ड्राई एरिया है, वहाँ पीने के पानी की बड़ी समस्या है, वहाँ स्वामी ने स्कीम ली। पहले उन्होंने उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी से कहा था कि आप इसको बनाओ, आप नहीं बना सकेंगे इसको हम बनाएंगे। और उन्होंने 1 साल का समय दिया, उन्होंने कहा हमसे नहीं बनता सरकार से। तो फिर उन्होंने ये स्कीम लाए और 1 साल के अंदर 750 गाँव को और लगभग 5-6 नगरों को ये वाटर सप्लाई उन्होंने। ऐसे उसके बाद 4-5 और स्कीम आ गई, इतनी बड़ी बड़ी। मेडक की स्कीम है, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, और सबसे महत्वपूर्ण जो आप यहाँ बीच में एक वो है, जो बीच वाली जो ये है, ये
ये चेन्नई जो साई गंगा प्रोजेक्ट है, चेन्नई सिटी को श्री सत्य साई ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के माध्यम से ये वहाँ सप्लाई हो रहा है पानी। ये जो हमारा मंदिर है, तो ये हमारे बाबा के जो मतलब थोड़े जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो उनके सेवा के बताया मैंने आपको। ये हमारा मंदिर 2011 में मई 17 तारीख को उद्घाटन हुआ था इसका, स्वामी के जाने के लगभग 23-24 दिन के बाद। और यहाँ से भी जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से अन्नदान महादान कहा जाता है। तो यहाँ से नारायण सेवा होती है, ये भंडारे होते हैं। एक कि आप नारायण सेवा ये हम जाते हैं ट्रांसपोर्ट नगर दूसरी जगह जहाँ इस तरह से नारायण होते हैं, तो उनको एक अन्नदान करते हैं। पहले हम रात को कंबल लेके जाते थे, सुबह चाय पीने पिलाने के लिए जाते थे कहीं। और ये मेडिकल सर्विसेज हैं, हम लोग कैंप्स लगाए थे पहाड़ों में, बहुत कैंप्स लगाए, मेडिकल कैंप्स लगाए। और अब हम लोग कभी यहाँ लगाते हैं, नहीं तो हम हमारा एक आश्रम है, आश्रम में हर वीक में मेडिकल कैंप लगता है, वहाँ सारे गाँव वालों के। एक कैंसर पेशेंट की हमारी सेवा हम लोग करते हैं। एक गंगा प्रेम हॉस्पिस है उत्तराखंड में, ऋषिकेश में, और गंगा प्रेम हॉस्पिस से जब हमें पता लगा तो हम उनसे जुड़ गए। और उनके जो पेशेंट्स देहरादून में हैं, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो उनकी देख रेख करते हैं। जो कुछ भी हो, जैसे उनको प्रोटीन फूड की आवश्यकता है, कई बार पेशेंट्स को बात करने वाला कोई नहीं होता, तो उनके साथ जाकर के बात करना, कुछ भजन सुनाना या कुछ इस तरह से पुस्तकें पढ़ देना उनके लिए। तो ये कार्य हम लोग हमारे जो वॉलंटियर्स हैं और जितने पॉसिबल है हमारे उसके अनुसार हम उनकी सेवा करते हैं। ये भी इसीलिए का एक कई बार हम उनको अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं और जिससे उनका थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए। ये मेडिकल सेवा को मार्केट भी किया जा रहा है, यहाँ के जो उत्पाद हैं वो अच्छी तरह मार्केट हो रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको लगभग 6-7 साल हो गए, कई लोगों के मन में आता है कि भाई क्या होगा, एक बार बंद हो जाती है, बाबा का कोई प्रोजेक्ट बंद नहीं होता। तो इसको करने के लिए हमारे अपने जो वहाँ पर जो देख रेख कर रहे हैं, जो हमारे सेवा करने वाले वहाँ हैं, वो आज यहाँ हैं और अपने प्रोडक्ट्स के साथ हैं। तो इतना है कि उनके प्रोडक्ट्स खत्म हो गए, तो यहाँ पर लाए थे वो बहुत कम बचे हैं, अभी यहाँ पर रखे हुए हैं। तो जिन लोगों को देखना, ये प्योर शुद्ध पहाड़ी प्रोडक्ट्स हैं। ये उसी का एक चित्र है। फिर हम लोगों ने डिजास्टर्स में सेवा की। एक बार 2012 में मैं दिखाना चाहता था कि 2012 में उखीमठ के पास एक दूसरा गांव था, वो पूरी तरह बह गया था, वहाँ कुछ भी नहीं बचा था। केवल जो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो जो लोग थे उन्होंने खाली कर दिया था उखीमठ आते थे, इसलिए वो बच गए थे। तो हम लोग यहाँ से उनकी सेवा के लिए कुछ सामान लेके गए थे, लेकिन क्या हुआ कि आगे रोड बंद थी। आप अगर यहाँ पर देख रहे होंगे, ये वहाँ पर रोड बंद थी, वहाँ लैंडस्लाइड हो गया था और रोड पूरी तरह से बंद थी। और इसमें जो दूसरे लोग आ रहे थे, उखीमठ वो एरिया पूरी चारों तरफ से बंद हो गया था, कहीं से रोड नहीं थी वहाँ पे। तो जो लोग आते थे वो इस गांव इस जहाँ पर बंद हुआ उससे पहले एक गांव था, और उस गांव में लोग किराए पर रूम लेते थे और वहाँ सामान रख के चले जाते थे। जब हम गए तो हमने कहा नहीं, हमने तो इसको देना ही है किसी भी तरह से। तो वहाँ ना मजदूर कुछ नहीं, बड़ा प्रयास किया, कुछ नहीं मिला। पर जब हम भगवान से प्रे किया हम लोगों ने, और कहीं से 4 या 5 जो हमारे गोरखाली भाई हैं वो यहाँ अचानक पहुँच गए। और जब हमने उनसे पूछा है हमारी कुछ मदद कर दो, ये ऊपर से ऐसे लेके चले जाएंगे, उन्होंने कहा हम इधर से लेके चले जाएंगे, और वो इसी में लेके चले गए। लेकिन हमारे लोग 1-2 लोग क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। अब वो इतने बड़े बड़े जो है ये सामान इसी में लेके गए। उसके बाद हम ये डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ का डिस्ट्रीब्यूट द्वारा है। उसके बाद जब 2013 में जो डिजास्टर आया, तो जिस दिन आया उसके दूसरे दिन हमें पता लगा कि भाई लोगों के लिए भोजन व्यवस्था नहीं है।
और हमें उसका एक आपको मिला कि भाई 500 पैकेट अगर आप खाना दे सकते हैं तो उसी समय दूसरे दिन हम लोगों ने यहाँ पर हमारी महिला विभाग और ये सेवा दल सबने काम किया और उन्होंने रात के 10 बजे मांगे थे, लेकिन हमने रात के 2 बजे उन्हें 550 पैकेट, ईच पैकेट करीबन 1.5 किलो का था, वो हमने उनको दिए। और उस समय पता लगा कि कहना बहुत बड़ा इजी है कि भाई 500 पैकेट दे देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 500 पैकेट देने में कितनी मेहनत लगती है तब पता लगा। और हमें पता लगा बाद में कि उन्होंने 300 पैकेट तो सुबह 5 बजे भेज दिए और बाकी 250 पैकेट ड्राइव हो गए। इस तरह से बाद में हम कई जगह गए और ये हमारे यहाँ इसी मंदिर में पैकिंग हो रही है, ये सब चीज़ हो रही है। इस तरह से हम लोग करते थे, वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट करना। लगभग उसके आखिर में हम लोग एक जगह गए नंद प्रयाग के पास, घाट एरिया, जिसको आप घाट सुना होगा आप लोगों ने, तो उसके पास जब हम वहाँ गए तो हमें पता लगा कि बताया गया कि वहाँ पर बहुत सारे दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग बच्चे हैं और किसी ने हमसे ऐसे कहा कि कुछ इनके लिए कर दीजिए। क्या करते हैं कि ये कुछ यहाँ इनके लिए खुल जाए, कम से कम खाना पीना खा सकते हैं, क्योंकि गांव में ऐसे बच्चों को परिवार वाले अटेंशन नहीं दे सकते, उनकी देखभाल नहीं कर सकते, उन्होंने अपना भी काम करना है और भी काम करना है। तो भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई और हमारे सभी लोगों भाई मिल करके और वहाँ पर एक प्रेम कुटीर का स्थापित किया। लगभग 15-20 दिन के अंदर नवंबर में, इसी महीने में स्वामी के बर्थडे के टाइम उसका उद्घाटन किया और ये उसके उद्घाटन का एक दृश्य है। एसडीएम आए थे, उन्होंने इसको उद्घाटन किया वहाँ उसमें। ये उस हमारे प्रेम कुटीर में जो हम सामान लेके गए थे, ये उन बच्चों को हम एसडीएम वो बच्चे को स्वागत कर रहे हैं उसका आश्रम में। ये बच्चा है और ऐसे वहाँ पर बड़े बच्चे हैं। देखिए लड़की का पैर इस तरह से चल गया है। ये बच्चे, इस बच्चे के देखिए दोनों हाथ नहीं है और इतना सुंदर, पैर से बहुत सुंदर दिखता है लड़का। ये जो बच्चा है पैर से दिखता है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। ये बच्चे तो हम लोगों ने फिर वहाँ से वो किया कि भाई हम कैसे यहाँ बच्चों को हम मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे पा रहे थे, एजुकेशनल फैसिलिटी नहीं दे पा रहे थे और इसलिए जरूरी हो गया था कि लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि 2015 में हमें जगह मिल गई, किसी ने हमारे आश्रम बना दिया। तो अभी बच्चे यहाँ आश्रम में रहते हैं और हम लोग जा कर के वहाँ पर उनके साथ, उसमें से एक फोटो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। ये बच्चा जो है ये सीपी से ग्रसित था और सेरेब्रल पैलिसी बोलते हैं, उससे ग्रसित था और बाद में यहाँ काफ़ी कोशिश की, हमें कुछ इंप्रूव नहीं हुआ तो उसके पेरेंट्स लेके गए। बाद में तो चल बसे कोई आया था वहाँ पर और उन्होंने इस बच्चे को खिला रहे हैं और उस किसी ने फोटो लिया, देखिए बाबा फोटो में ताली बजा रहे हैं। तो बड़ा विचित्र लगता है कि जैसे वो कह रहे हैं कि बहुत सुंदर, ऐसी सेवा जो है आप करोगे बहुत अच्छा है। हमें बड़ा अच्छा लगा। मैंने ये एक सही प्रोटीन फूड है जो हम बच्चों को बना करके देते हैं, इसमें से वो है। ये हमारी धूलकोट में जब हम लोग साई सोम की ओर से हम लोग हर साल वृक्षारोपण का प्रोग्राम करते हैं, तो उस वृक्षारोपण प्रोग्राम में एक बार हमें एक लड़की मिली और हमें पता लगा इसमें कुछ प्रॉब्लम है। जब पता किया तो कहा कि ये लड़की जो है वो बोलती सुनती नहीं है। तो उस बच्चे को हमने फिर आज से करीब 8 साल पूर्व बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में डाला और उसको किसी हॉस्टल में डाला हुआ है और स्वामी उसकी पूरी देख रेख करते हैं, सारा खर्चा उठाते हैं। तो पिछले साल हमने उसका यहाँ जन्मदिन मनाया था, तो ये उस बच्ची को के जन्मदिन की चित्र है। ये स्वामी ने, श्री सत्यदेव ने एक प्रोग्राम शुरू किया है
no child should ever go to school hungry. इनफैक्ट अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर को वहाँ से मिलने आए लोग और उन्होंने ये ब्रेकफास्ट सेवा के बारे में, ये ब्रेकफास्ट सेवा नाम दिया, उसके बारे में बताया। तो प्राइम मिनिस्टर वाज सो हैप्पी, ही सेड दिस नेवर स्ट्रक मी। पूरा आप दिन में खाना देते हो उनको ठीक है, लेकिन सुबह तो भूखे रहते हैं, तो बोले इट इज बेटर टू गिव देम इन द मॉर्निंग देन इन द मतलब मिड डे मील। तो ये वहाँ पर चल रहा है इस समय। कई जो स्टेट्स हैं जैसे पुडुचेरी है, कर्नाटका है, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन किया हुआ है और ये वहाँ पूरी तरह से ब्रेकफास्ट और एक साई श्योर करके अभी एक नया प्रोटीन फूड बनाया है जो साई उसमें बना है, उसको भी वो देते हैं जिससे बच्चों की हेल्थ ठीक रहे। तो इसी स्तर पर हम भी इस मंदिर से, इसी तरह से हम भी इस मंदिर से, इस हमारे पास एक स्कूल है यहाँ पर नज़दीक में, इस स्कूल के बच्चों को रोज ब्रेकफास्ट देते हैं। जिस दिन स्कूल वाले दिन प्रत्येक स्कूल वाले दिन बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया जाता है। और ये आप देख रहे हैं कि हमारी कुछ महिलाएं हैं वो सुबह 5 बजे यहाँ आ जाती हैं रेगुलर, और 8 बजे तक जब बच्चों का ब्रेक है तब तक यहाँ रहती हैं। इतना उनका डेडिकेशन है, रोज सुबह 5 बजे आकर ब्रेकफास्ट तैयार करना और 8 बजे तक यहाँ रखना। आप देखिए एक हाउस वाइफ के लिए कितना कठिन काम है, लेकिन वो करती हैं और ये रोज यहाँ पर आकर ये ब्रेकफास्ट तैयार करती हैं और बच्चों को खिलाती हैं। ये कुछ उसके फोटो हैं। ये और जो हमारा प्रोग्राम है एजुकेशन से संबंधित जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, उसमें है कि मैं ह्यूमन वैल्यूज प्रोग्राम चलाए जाएँ और लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएँ। तो हमारे साई सोम ट्रस्ट की तरफ से भी ये प्रोग्राम चलते हैं। स्कूल में जा कर के वहाँ पर इन्वायरमेंट के बारे में बताना, वहाँ पर ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में बताना, टॉक्स देना, ये हमारे रेगुलर प्रोग्राम चलते हैं। और ये भी उसी का एक प्लांटेशन प्रोग्राम, ट्री प्लांटेशन, ये भी इन्वायरमेंट से संबंधित है, बच्चों के साथ होता है तो और ह्यूमन वैल्यूज से भी वो हो जाता है। सर एक प्रोग्राम। धन्यवाद। साई राम। अभी आपने इस पीपीटी प्रेजेंटेशन के द्वारा देखा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हमारे सेंटर के द्वारा की जा रही हैं। मैं पुनः एक बार हमारे जो नए अभी अतिथि आए हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्री सत्य साई मंदिर सुभाष नगर और श्री सत्य साई परिवार की ओर से डॉक्टर लीला चंद्र, डॉक्टर गीतांजलि, डॉक्टर अनुपमा, डॉक्टर अंजलि, सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और जो भी हमारे धूलकोस के जो विशेष लोग आए हैं, हमारी जो महिलाएं आई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि इतनी दूर से वो लोग हमारे इस कार्यक्रम में यहाँ पे पहुँचे हैं। और सभी अतिथियों का, लेडीज एंड जेंट्स बोथ, सभी का मैं स्वागत करती हूँ। अब अगला कार्यक्रम है मधुराष्टकम। नृत्य, वस्त्र सब सुंदरता से परिपूर्ण है। इस पूरे मधुराष्टकम में इसी का उल्लेख किया गया है। और अब देखेंगे आपके सामने सुंदर नृत्य प्रस्तुत करेंगे। नारी में अपार शक्ति का भंडार है। स्वामी इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि हम अपनी शक्तियों को समझें और उनका विकास कर अपना जीवन सुखद एवं खुशहाल बनाएं। श्री सत्य साई बाबा ने कहा है कि हमें अपने को भाग्यशाली समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए भाग्यशाली? क्योंकि हमने मानव रूप में जन्म लिया है और उसमें भी हमें महिला के रूप में जन्म लेने का मौका मिला है। Hasitam madhuram, adharam
महिलाओं को कि हम सबको मधुर सुंदर बनने का एक भगवान से हम ये प्रेरणा लेते हैं कि जब उनकी सब चीज़ें इतनी मधुर हैं, सुंदर हैं, तो हम भी अपने व्यवहार, चरित्र, चाल चलन उसको सुंदर बनाने का प्रयत्न करें। और यही बाबा ने भी, स्वामी ने कई बार कहा है कि मेरा जीवन एक संदेश है, माई लाइफ इज़ माई मैसेज। तो हम देखते हैं कि महिलाओं में अनेक हुनर होते हैं, बहुत सारे टैलेंट होते हैं, पर वो विकसित नहीं हो पाते। जैसे हम ये गांव में जो बच्ची अभी आपके सामने डांस कर रही है, ये कथक पर है, पर इसने कभी डांस सीखा नहीं है। तो आजकल बच्चों को अपने टैलेंट को बाहर निकालने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको थोड़ा सा गाइडेंस दें। और ये लड़की जो अभी आपके सामने करी थी, शालू ऐसे हम कहते हैं, इसका शिवानी नाम है। तो ये वहाँ पे बहुत सारे काम कर रही है, जैसे कि गाँव जो स्कूल में बच्चे जाते हैं उधर में बाद में आके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते नहीं, तो हमने वहाँ पे इनके लिए कक्षा लगा रखी है जिनको ये शाम को आके इन बच्चों को पढ़ाती है। और यही नहीं, जो उसके एग्ज़ाम्स के लिए वहाँ पे बड़े 6, 7, 8 के बच्चों को मैथ्स भी पढ़ा रही है और पढ़ने में भी काफ़ी होशियार है। बाबा की इस पर स्पेशल कृपा है कहना चाहिए। और हम लोग को बहुत आराम होता है इसके वहाँ रहने से, बार बार हम नहीं जा सकते और ये सारे कामों को सुचारू रूप से करती है। तो इस प्रकार से हम, ये एक संदेश है कि हमारे अंदर जो भी हुनर है बहुत उनको हम विकसित करें और हमारी अपनी शक्ति, जो महिलाओं की शक्ति बहुत अद्भुत है, अपार भंडार है शक्ति का, उसको बाहर निकालने का प्रयत्न करें। इसीलिए बाबा कहते हैं ये दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है। तो अब आगे हम चलते हैं, इसमें नेक्स्ट हमारा कार्यक्रम है। जैसा कि अभी रीता जी ने बताया कि हमें अपने अंतर्निहित गुणों का विकास करना है। और महिला दिवस, जैसे हमने कहा आज हम महिला दिवस मना रहे हैं, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को उनकी शक्ति, आत्मविश्वास तथा स्वाभिमान के प्रति जागरूक करना है। अपनी अंदर की दिव्यता को पहचान कर ही स्त्री परिवार व समाज के विकास में योगदान दे सकती है। श्री सत्य साईं बाबा का मानना है कि ईश्वर ने स्त्रियों को बहुत ही सशक्त बनाया है। दुर्गा, लक्ष्मी व सरस्वती तीनों ही रूपों में नारी वंदनीय मानी गई है। स्त्री की भूमिका मानव की रचना से ही प्रारंभ हो जाती है। मातृ रूप में स्त्री ही पुरुष की भी जन्मदात्री है। पुरुष को समाज में कितना ही ऊंचा स्थान न हो, लेकिन उसको जन्म देने वाली स्त्री है। इस मातृ स्वरूप को भगवान बाबा ने बहुत ही महत्वपूर्ण बतलाया है। घर में जो है मानव की प्रथम पाठशाला कहा गया है, जहाँ माँ के रूप में गृहिणी बच्चे को जीवन का पहला पाठ पढ़ाती है, इसीलिए उसे हम प्रथम गुरु भी मानते हैं। इस घर रूपी पाठशाला में मिले संस्कार ही व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए महिलाओं को अच्छी शिक्षा मिलना आवश्यक है, क्योंकि कहा गया है, इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल एंड इफ यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट द होल फैमिली। तो महिलाएं परिवार को संस्कारित कर आदर्श परिवार बना सकती हैं। श्री सत्य साईं बाबा ने कहा है कि विमेन आर द एजेंट्स ऑफ चेंज। उनमें अंतर्निहित प्रेम, त्याग, सहिष्णुता, धैर्य, दया आदि गुण समृद्धि और सुख प्रदान करने में सहायक होते हैं। उनमें पूरे समाज को परिवर्तित करने की भी क्षमता है। आज समाज में मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है। यदि महिलाओं को ड्यू रिकॉग्निशन दिया जाए और उनको प्रोत्साहन दिया जाए, तो हर क्षेत्र में, चाहे वो घर हो, देश हो या संपूर्ण विश्व हो, अपनी गुणवत्ता व प्रतिभा से मानवता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। साईं सशक्तिकरण का यही उद्देश्य है कि महिलाओं को शिक्षा दी जाए, जिससे उनका शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक उन्नयन हो सके, तभी मानवीय मूल्यों का विकास संभव होगा। इसके साथ ही अब मैं आमंत्रित करती हूँ मिलन धीर को, जो अपने बाबा के जो सत्य साईं महिला दिवस है, क्यों हम मनाते हैं, किस तरह की स्थिति आज की है, उस बारे में प्रकाश डालें। मिलन धीर। मिलन हमारे परिवार, साईं परिवार की बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं और अभी ये ग्राफिक कैरा से बीटेक कर रहे हैं और अभी अपने विचार आपके सामने रखेंगे। साईं ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को मेरा साई राम। आज की महिला की क्या स्थिति है इस हमारे भारत में, तो उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगी।
हमारे देश में आज भी नारियों को वो सम्मान नहीं मिला है जिसकी वो हकदार है। आज भी ऐसे बहुत सारी स्त्रियां हैं जिन्हें हर काम दूसरों के हिसाब से करना पड़ता है, और इसे हम भारतीय संस्कृति का नाम दे देते हैं। अब भारतीय संस्कृति में ये कहा लिखा है कि औरत को अपने मर्जी से, अपने हिसाब से जीने का कोई अधिकार नहीं है। शायद ये ही कारण होगा कि हमारा देश विकास नहीं कर पा रहा है। सरकार ने तो काफ़ी सारे नियम कानून बनाए हैं और काफ़ी सारे समानताओं का अधिकार भी दिया है, पर जब तक मानसिक तौर पर लोग हम सब नारियों को सम्मान नहीं देंगे, तब तक भारत का विकास नहीं होगा। शादी के पहले तो माता पिता अपनी बेटी को लाड प्यार से बड़ा करते हैं, पर शादी के बाद क्या वो वही स्वतंत्र पाती है अपने दूसरे घर पे? उनके विचारों को इतनी ही स्वतंत्रता दी जाती है क्या? क्यों सारे परिवार को अपनाने के बावजूद उनके सारे हक हो जाते हैं? क्यों सारे परिवार का ख्याल रखने के बाद उसके जज्बातों का कोई ख्याल ही नहीं रखता? क्यों सारे नियम स्त्री के लिए ही लागू है, स्त्री के लिए ही बनाए गए हैं? क्यों उनके लिए गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है? क्यों पुरुषों को सिर्फ यही फर्ज रह गया है कि वो कमा के घर लाएंगे और कुछ नहीं? किसी की बेटी को उसके अपने घर की बहू बनाने के बाद उसकी भावनाओं का ख्याल रखने की जिम्मेदारी किसकी है? अच्छाइयों के साथ उसकी कमियां निभाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो आपके घर में आपकी अच्छाइयाँ हो या फिर कमियां हो, दोनों को अपनाती है, पर उसको कौन अपनाएगा? उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयों को कौन अपनाएगा, कौन देखेगा? वो जिस माहौल से आती है उसी के विपरीत माहौल जो घर में बनता है उसको वो अपनाती है। खाना, रहना, सहना, पीना सब कुछ उसके लिए अलग हो जाता है। आप सब जानते हो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके बारे में कोई क्यों नहीं समझता? उसके दर्द में कोई दुखी क्यों नहीं होता? बहुत ही कम ऐसी स्त्रियां हैं जो दूसरों के हिसाब से चलते हैं। तो ये कारण है कि सब कुछ घर में सब कुछ होते हुए भी अंदर परिवार में एक तनाव बना रहता है। देखा जाए तो स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। स्त्री ही स्त्री को सारे कानून नियम मजबूर करती है करने के लिए। ऐसे में हमारे देश तो पुरुष प्रधान होगा ही। जब महिला ये खुद ही मान लेगी कि हाँ भाई हमारी जिंदगी तो ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी। सदियों से ये चला आ रहा है कि पुरुष सब कुछ है और स्त्री कुछ नहीं। जब किसी के घर में बहू आती है तब तो वो गलत होती है, पर जब किसी के घर की बेटी ससुराल जाती है तब तो ससुराल गलत होता है। ये साइकिल चलती ही रहती है। गौर से देखा जाए तो हर घर की बहू गलत होगी और हर घर की बेटी सही होगी। ऐसे तो नुकसान सिर्फ महिलाओं का ही है। हर जगह वही गलत है, वही गलत सिद्ध करी जा रही है। स्त्री को चाहिए कि दूसरी स्त्री की मदद करे, उसे समझे, क्योंकि अगर स्त्री ही स्त्री को समझेगी, उसका सम्मान करेगी, तभी पुरुष प्रधान देश भी स्त्री का सम्मान करेगा। वही मैंने आपको बताया कि पुरुष प्रधान भी स्त्री का सम्मान करेगा। धन्यवाद। थैंक यू मिलन। आज की जो स्थिति है समाज में उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी, और आज हम ये देख रहे हैं कि समाज में एजुकेशन तो काफ़ी बढ़ी है। हम ये नहीं कह सकते कि एजुकेशन स्त्रियों के लिए बढ़ी है। उन्हें पर्याप्त जो है अधिकार दिए जा रहे हैं और काफ़ी महिलाएं हैं वो जॉब्स में है, अपने अपने मन के काम कर रही हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ अनेक तरह की समस्या भी है, नेगेटिविटी भी है समाज में।
लेकिन भगवान बाबा ने ये भी कहा है कि महिलाओं को उनको अधिकार के प्रति जागरूक करना तो जरूरी है। उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें जो है घर से बाहर जाने की आज़ादी होनी चाहिए, उनका जो विकास होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो परिवार के प्रति उनके जो दायित्व हैं, महिलाओं को भी उन दायित्वों के बारे में अवेयर होना चाहिए कि वो भी उनकी जिम्मेदारी, ये नहीं कि उनको स्वतंत्रता मिल गई तो घर की प्रति जिम्मेदारी उनकी खत्म हो गई, क्योंकि घर तो बहुत ही जरूरी है। घर के बिना हम अपना जीवन बाहर रह के नहीं बिता सकते। तो इस संबंध में जब तक हमारा अगले कार्यक्रम की तैयारी होगी, अगर कोई आप में से कोई कुछ कहना चाहे, विचार व्यक्त करना, तो हम वास्तव में भाग्यशाली हैं और हमारे अंदर इतनी शक्तियां हैं जो पुरुषों से कहा गया है, यहाँ पे पुरुष बैठे, मुझे माफ करिएगा, कि वो ज़्यादा बताएंगे। बाबा कहते हैं पुरुषों, स्त्रियों में पुरुषों से ज़्यादा शक्ति है। और इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ, अपना ही है ये, कि जब मेरी बेटी हुई तो वो सिर्फ 1.2 kg की थी। तो डॉक्टर ने कहा कि डेंजरस लिस्ट में अब नहीं बचेगी। तो उसके बाद हम तो बड़े परेशान हो गए। फिर उसके बाद यहाँ देहरादून में इंक्यूबेटर पर कहीं रखने की जगह नहीं थी, पर भगवान की कृपा से बच गई। फिर उन्होंने ये भी कहा क्योंकि ये लड़की थी इसलिए बच गई, लड़का होता तो नहीं बचती। तो इससे हम समझ सकते हैं कि लड़कियां जो है बायोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग कही गई है, उनमें एक अद्भुत अपार शक्ति है, ये हमें माननी पड़ेगी। पर यह है कि अब वो शक्ति धीरे धीरे बाह्य वातावरण, पाश्चात्य संस्कृति से धीरे धीरे कम हो गई और अपनी हम शक्तियों को भूलते जा रहे हैं। तभी शायद स्वामी ने कहा कि इस दिवस को मनाया करो और अपने अंदर की शक्ति को, जब भी तुम परेशान हो, किसी परिस्थिति से नहीं जूझ पाओ, तो अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल करो। और हमारे सामने यहाँ पे बहुत सी महिलाएं बैठी होंगी जिन्होंने अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल अपने बच्चों को पालने पोसने में, या कभी घर में कोई संकट आया, कोई परेशानी को सुलझाने में किया होगा। तो हम यहाँ पे इसके बाद इसको शेयर करेंगे कि कहाँ कहाँ आपने अपनी इस मातृशक्ति को प्रयोग किया। तो अब हमारा भजन तैयार है। बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ आए सभी अतिथिगण को मेरी ओर से ओम साई राम। एक बाबा का भजन है, छोटी सी कोशिश है गाने की, अगर कोई त्रुटि हो तो माफ कीजिएगा।
बाबा का भजन नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा दे। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा ले। लाएगी रंग मेहनत, लाएगी रंग मेहनत, एक दिन तुम्हारे होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हर दम हुआ पड़ा है। कभी हारना न हिम्मत, कभी हारना न हिम्मत, के कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है, हजारों कदम बढ़ाने साई सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से, अरे ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। भारती के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि सभी ने इस सुंदर गीतों का आनंद लिया होगा। हमारा
अब जो अगला कार्यक्रम है पर्यावरण से संबंधित है और इसकी प्रस्तुति धूलकोट के बच्चों द्वारा की जाएगी। प्रकृति के पंच तत्वों यथा आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के बिना हमारा जीवन असंभव है, लेकिन आज ये सभी तत्व मलिन हो गए। कि परिणाम जो है हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को झेलने पड़ेंगे, हम भी झेल रहे हैं। और अब देखते हैं कैसे ये बच्चे पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए जागरूकता जगाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये प्रस्तुति बच्चों की है। बच्चों ने खुद ही, जो शालू अभी हमारे साथ जो है वहाँ पे शालू ही बच्चों की गीत बता देते, जो भी ये चॉइस करा देते। बेसिकली ये प्रोग्राम ही बच्चों द्वारा ही तैयार किया गया। समस्या का कारण ये प्लास्टिक है। पहले तो हमारे देश में ये है कि चीज शुरू हो जाती है, जब वो सर के ऊपर आ जाती है तब हम उसका निवारण के लिए हम जागृत होते हैं। तो आज ये प्लास्टिक के ढेर जो पहाड़ बन के खड़े हैं और किस प्रकार से हमारे मिट्टी पानी को प्रदूषित कर रहे हैं, उसके विषय में ये बच्चे नृत्य द्वारा, इस गाने द्वारा हमें बताएंगे। और अब ये इस प्रकार आपने देखा कि इन बच्चों ने हमें चेतावनी दे दी है कि अब समय आ गया है
कि हम अपने नहीं देखा, अब वो प्रदूषण से, गैस चैम्बर से, विषैली गैस से भर गया है। तो यहाँ तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि उत्तराखंड के दून देवभूमि में रहते हैं कि हमें नीला आकाश तो देखने को मिल रहा है अभी तक। तो इसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए।
साथ ही हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम समाप्त होता है। मैं अब आमंत्रित करती हूँ हमारी आज की मुख्य अतिथि आदरणीय कमलापन दीदी जी को, और इससे पहले कि वो अपना संबोधन प्रारंभ करें, मैं उनके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी। आप उप निदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड के पद से सेवानिवृत्त हुई। आपका लेखन, शोध कार्यों तथा संपादन में विशेष योगदान रहा है। जहाँ तक शोध कार्य का संबंध है, आपने नेपाल से भूटान पर्यंत पहाड़ी बोलियों की व्याकरणिक कोटियों का तुलनात्मक अध्ययन किया है, और लेखन के क्षेत्र में आपने अक्षरा, सृजन, परिवर्तन, उत्तराखंड, शक्ति, धार, कुमाऊनी एकांश, घुघुती, समौर, लोक भाषाओं के निमित्त विज्ञान वार्ता, पत्रिकाओं का संपादन एवं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आलेख प्रस्तुत किए हैं। वर्तमान में आप उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, भारतीय विज्ञान लेखक संघ तथा पहल के संयुक्त तत्वावधान में प्रकाशित त्रैमासिक वैज्ञानिक पत्रिका विज्ञान परिचर्चा का 2010 से सतत संपादन और प्रकाशन कर रही हैं। लोक भाषाओं में सन्निहित विज्ञान पर भी शोध व लेखन गतिमान है। संप्रति मध्य हिमालयी संस्कृति में ज्ञान, विज्ञान और पराविज्ञान पुस्तक प्रकाशनाधीन है। तो मैं इन सब विविध विधाओं की जो ज्ञाता हैं, ऐसी हमारी आज की मुख्य अतिथि, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि हम अपने संबोधन के लिए और जिससे कि हम अपना आशीर्वाद हम सबको दे सकें। मैं उनका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि वो इस प्रोग्राम में आए, जबकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन जब हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमारी जो है आज्ञा, हमारा जो अनुरोध है स्वीकार किया। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय कमलापन जी। आज जिनकी प्रेरणा, जिनकी अनुकंपा, जिनकी कृपा ने मुझे इस हॉल तक लाया है, सबसे पहले तो उन श्री सत्य साईं बाबा जी को मेरा कोटि नमन। और ये कैसी ईश कृपा है कि मैं तो यहाँ आकर ध्यानस्थ हूँ, मुझे कुछ पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये देव मंदिर में किसी व्यक्ति का मुख्य अतिथि होना भी एक विडंबना लग रही मुझे, खासकर अपने जैसे व्यक्ति का जो बिल्कुल अनभिज्ञ है इन सब चीज़ों से। मुझे एक टॉपिक मिला है मातृशक्ति के रूप में राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान। अभी जितने लोगों ने बातचीत की मिला, मैं भाषण देने की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि बहुत लंबा 22-23 दिन का टूर करके आई हूँ। मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र का परसों शाम पहुँची हूँ। खांसी ने हालत ख़राब कर रखी है, बहुत बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ कि हम लोग परिवार के लोग हैं, सत्य साईं परिवार के लोग हैं, हम लोग बातचीत करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं अपनी बातचीत अपनी मन में उठती हुई हमेशा जब भी कोई बात होती है महिलाओं के बारे में, तो मेरे मन में प्रश्न होता है कि जिस जनता को मैं संबोधित कर रही हूँ उनसे मेरे 2-3 सवाल होते हैं, और ये सवाल जवाब होंगे, बातचीत होगी तो कुछ वार्ता आगे बढ़ पाएगी। तो मेरा पहला सवाल ये होगा कि यहाँ पर जितने हम लोग बैठे हैं, कितने लोगों की बेटियाँ हैं? थोड़ी हाथ खड़ा करें। और तीसरा प्रश्न, मातृशक्ति की बात करते हैं, मातृ दिवस की बात करते हैं, महिला दिवस की बात करते हैं, और आज का दिन तो वैसे ही बड़ा प्रीशियस डे है। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन भी है, और भारत के इतिहास में ही नहीं, विश्व के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा है। अब हम थोड़ा सा चिंतन की ओर बढ़े। मातृशक्ति के सामने, महिलाओं के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कोई बोलेगा? क्या फील करते हैं आप? सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सुन लीजिए, बातें घर जाके कर लीजिए।
यहाँ आप सुनने आए हैं तो सुन लीजिए। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने क्या है? हाँ बोलिए। अपनी सुरक्षा, और कोई? और कोई? हमारा समाज, हाँ चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है हमारा घटता लिंगानुपात। हमारे उत्तराखंड में भी शर्मनाक स्थिति है कि 5 जिलों में बच्चियों की संख्या बच्चों के मुकाबले, लड़कों के मुकाबले में 0 होती है। 10 लड़के पैदा होते हैं तो 1 लड़की पैदा होती है। अभी उत्तरकाशी का बड़ा डरावना लिंगानुपात। तो साथियों, जब हम कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका क्या होगी, क्या योगदान होगा, तो योगदान कौन करेगा? जो शक्तिशाली होगा। जिनकी संख्या ही कम होगी, तो शक्तिशाली नहीं होगा, तो दबाया जाएगा, वो क्या निर्माण में योगदान करेगा? ये चिंतनीय विषय है। हम यहाँ पर बैठे हैं और मेरे ख्याल में सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं। हम विचार करें अपने घर से, अपने परिवार से, कि जिस परिवार में बच्चियों की संख्या ही कम होगी, उस परिवार में शक्ति का सूत्रपात कहाँ से हो? तो सबसे पहले इस महिला दिवस के दिन हमें ये संकल्प करना चाहिए। मैं नहीं जानती, मैं बाध्यता नहीं है मेरी कि मैं कहूँ कि ये संकल्प करें। मैं सोचती हूँ कि हमें ऐसा चिंतन, ऐसा मनन करना चाहिए कि हम जहाँ कहीं भी हो, अपने घर के अंदर हो, अपने पड़ोस में हो, अपने मोहल्ले में हो, अपने रिश्तेदार में हो, महिला भ्रूण को बचाएं। भ्रूण हत्या महिला बच्चों की ना होने दें, किसी की भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, भ्रूण हत्या नहीं होने दें। ऐसा प्रयास हम करें। मुझे एक इंसिडेंट याद आता है, यहाँ एक कन्या बेटी बचाओ एक संस्था है, वो मुझे बुलाते रहते थे। 2 बार वहाँ गई। एक बड़े से होटल में दावत हुई और उसने कहा जी मेरी तो 2 लड़कियां मैंने लड़कों की तरह से पाला। उन्होंने कहा मेरी 3 लड़कियां मैंने लड़कों की तरह पाला, उसने 1 बेटी मैंने लड़कों की तरह पाला। क्या मतलब होता है इसका? तुम्हारी 2 लड़कियां हैं, तुम्हारे पास ढेर सा पैसा है, तुमने उसको लड़कों की तरह से पाला का क्या मतलब होता है? ये हमारे लिए चिंतन का विषय है साथियों। लड़कियों की मेरी 2 लड़कियां मैंने लड़कों की तरह पाला, मतलब क्या पालन पोषण अंतर क्या नहीं लड़के और लड़की के? आपका बच्चा है, वो लड़का है चाहे लड़का है। तो जब मेरे बोलने की 2 बार में जा चुकी थी और वो बड़ा अंदर लैविश खाना खा चुकी थी, लेकिन मुझे तो पछता नहीं आसानी से और कड़वा बोल ही जाती हूँ। तो मैंने उन लोगों से ये पूछा, यही प्रश्न पूछा जब मैं बोलने लगी, तो मैंने पूछा इसका क्या मतलब होता है, जरा मुझे बता देना। मैंने कहा मुझे तो आपकी बातों से लग रहा है कि हम लोगों से, हम जैसी महिलाओं से जो इस तरह से बेटी बचाओ आंदोलन चला रही हैं, होटल के बीच में, होटल में, आलीशान होटल में बैठ कर लंच करके महिला बेटी बचाने के लिए बात कर रही हैं, उनसे तो वो हिजड़े अच्छे हैं जो देखते हैं, जो घर घर जाती हैं, घर घर जाकर बिल्कुल परसू करते हैं कि कब बच्चा पैदा हो। वो किसी घर को नहीं छोड़ते। तो हमने कभी ये कोशिश की कि अस्पतालों में या अल्ट्रासाउंड सेंटर में जो महिलाएं आ रही हैं, उनके बच्चे हो भी रहे कि नहीं हो रहे। एक छोटा मोहल्ला ही अडॉप्ट कर लेते हम लोग। किसी अपने जान पहचान वाले से कोई ऐसा करने जा रहे उसी को रोक लेते, तो हमारा कुछ फर्ज बनता है। बहुत नाराज हो गए, तब से आज तक मुझे कभी नहीं बुलाया कोई बात। तो अब अभी नया मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ कि मेरा क्षेत्र है विज्ञान लोकप्रियकरण का। विज्ञान लोकप्रियकरण माने जैसे संविधान में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एक अनुच्छेद है, उसी तरह से 57(1)(a) एक अनुच्छेद है कि भारत के हर नागरिक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना अनिवार्य। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है?
वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि कोई भी प्रश्न, कोई भी बात, कोई भी चीज़ हमारे सामने उपस्थित होती है तो हमारे दिमाग में ये क्या है, ये कैसे बने, ये कहाँ से आए, इसका क्या होगा, इस तरह के प्रश्न उठे और हमारे पास जवाब हो, ये चीज़ है, ऐसे बनी, इसका ये उपयोग होगा और हम इसका सबसे बेहतर उपयोग क्या कर सकते। जब ये दृष्टिकोण हमारा अपने खाने से, पहनने से, पढ़ने से, लिखने से, सब चीज़ों में होगा तो हम, सबसे बड़ी बात है कि जो भी बच्चा हमारे घर में, अगर हमने ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसको दे दिया तो वो कभी राष्ट्र का गलत नागरिक हो ही नहीं सकता। ये नहीं, मेरा मानना है, नहीं मेरा हमारा हुआ सत्य। पिछले 16 सालों से मैं नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस करवा रही हूँ, मैं बच्चों को ले जाती हूँ इन 4 कार्यक्रमों के लिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जब मैं स्कूल में जाती हूँ तो जाते जाते बच्चों से बात, बच्चों सब ठीक ठाक है, ठीक है सब लोग, जी ठीक है। सब लोग बच्चों खाना खा के आए हो, भूखे तो नहीं हो, जी नहीं। पेट भर के खाया था, जी हाँ। रोज खाते हो, जी। तो क्यों खाते हो? अब बच्चों के सामने प्रश्न है, क्यों खाते हैं? कुछ बच्चे उठते हैं, जैसे एक दो लोग उठ गए, कुछ बच्चे जी भूख मिटाने के लिए। अरे उनका भूख क्यों लगती है? अब भूख क्यों लगती है? अब बच्चे के सामने प्रश्न है और यहीं से शुरू होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हम काम करते हैं, उसके लिए ताकत चाहिए, ताकत खत्म होती है तो भूख लगती है। हम अस्वस्थ होते हैं, स्वस्थ होने के लिए चाहिए। तो धीरे धीरे उन्हीं के मुंह से निकलता है कि हम बड़े, मैं फिर उनसे पूछता हूँ कि तुम लोग सब बच्चे इतने बड़े पैदा हुए थे क्या? तो बच्चे हंसते हैं खूब और फिर कहते हैं कि नहीं, कितने बड़े हुए थे? इतने बड़े कैसे हो गए? खाना खाकर। तो खाने का सबसे पहला काम है कि वो तुम्हें बढ़ाता है, स्वस्थ रखता है, सबल रखता है, ताकत देता है, ऊर्जा देता है, ऊष्मा देता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, मैं ये उदाहरण वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आपके सामने इसलिए रख रही हूँ कि आप भी अगर चीज़ों को इस तरह से सोचने लगे, हर चीज़ को, तो हम अपने घर के अंदर बहुत बड़ा योगदान करेंगे राष्ट्र निर्माण में, अपने बच्चों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करके। तो इस तरह से भोजन के 5 काम बच्चों के आगे निकल आते हैं। तो फिर मैं कहती हूँ केवल भात खा के हो जाएगा ऐसा? केवल रोटी खा के होगा? नहीं, क्या क्या चीज खा के होगा? फिर दाल, भात, रोटी, सब्जी, फल, ये सब पकाते हैं। तो कब बच्चा, जो बच्चा ये जानकर कि भोजन के हमारे शरीर में क्या काम है, हमें वो भोजन मिल रहा है कि नहीं जो जिसकी हमें ज़रूरत है, ऐसा समझकर जो खाना खाएगा वो जिंदगी में कभी अखाद्य नहीं खाएगा, अपेय नहीं पिएगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि उसके सामने वैज्ञानिक सत्य है कि क्या चीज़ें शरीर के जरूरी हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ, निरोग और सबल रखें। तो जो दुनिया भर का चल रहा है आजकल, ये भीड़ लगी है, क्या बोलते हैं, चाउमीन, मोमो, थप्पो, जगह क्या क्या बोलते हैं, दीवाने हैं लोग चाउमीन। घर में गोभी की सब्जी नहीं खाते कि उसमें गोभी में दिमाग का कीड़ा होता है, लेकिन वहां पर चाउमीन में जो लंबी लंबी गोभी के लच्छे कटते हैं उसको छोड़ देते अपना आराम। तो ये क्यों? ये इसलिए कि हमने उन्हें क्यों का जवाब देना नहीं सिखाया। ये हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद है कि नहीं है, ये सोचने का मादा नहीं दिया उन्हें। और अभी बात हो रही थी एजुकेशन की, एजुकेयर के, मुझे बहुत अच्छा लगा एजुकेयर शब्द। इसके 2 ही उद्देश्य है साथियों। एक तो ये कि जो बच्चे के अंदर जो बीज है, हम सबके अंदर एक बीज है, हम सबके अंदर, जितने भी हम यहाँ बैठे, जितने भी संसार में पैदा होते हैं, अगणित लोग, सबके अंदर कोई बीज है, प्रतिभा का कोई ना कोई बीज है। तो एजुकेशन का पहला काम ये है कि उस बीज को बढ़ने दे, विकास पूरे बट वृक्ष बन जाए। और वो कब होगा? जब बच्चे को हम साइंटिफिक टेम्परामेंट दे पाएंगे। और दूसरा उद्देश्य है उसे देश का जिम्मेदार और स्वावलंबी नागरिक बनाना। अगर ये 2 काम हमने अपने बच्चों के लिए कर दिए, हमने, माने हम महिलाओं ने, और उनमें पुरुषों का योगदान भी कोई कम नहीं है कि हम कहें एक तरफा होता है, एक तरफा कुछ नहीं होता।
गाड़ी कभी एक तरफा नहीं। जब भी कभी बात होती है तो मैं ये कहती हूँ कि एक स्त्री के सपने क्या हैं, पूछती हूँ लोगों से, तो कोई कुछ बोलता, कोई कुछ, लेकिन हम अगर थोड़ा सोचें तो आदिम स्त्री की, जो पहली स्त्री थी, उसका सपना क्या था कि समरस समाज, और समरस समाज के लिए उसने संघर्ष किया। जब लौट करके मनु आ गए, हम मनु की संतान है इसलिए मनु कहलाते हैं, तब उन्होंने समझ करके ये कहा है, यह क्या श्रद्धे बस तू ले चल, यह क्या श्रद्धे बस तू ले चल, उन चरणों तक दे निज संबल, उन चरणों तक दे निज संबल, सब पाप पुण्य जिसमें जल जल पावन बन जाते हैं निर्मल, मिटते असत्य से ज्ञान लेश, समरस अखंड आनंद लेश। इसके भीतर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर ज्ञानमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, और सबसे अंत में है आनंदमय कोश। इन सारे कोशों से जो हम इकट्ठा करते हैं वो केवल आनंद की प्राप्ति के लिए करते हैं। वो आनंद किसको कहाँ मिलता है ये उसके संस्कारों पर डिपेंड करता है। तो महिलाओं की जिम्मेदारी, महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की योग्यता, इस पर किसी की कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। न भूतकाल में था, न वर्तमान में है, और न भविष्य में होगा। ये तो हमारी रची हुई एक साजिश है कि हम, क्योंकि सत्ता का जो लालच है ना, बड़ा गड़बड़, चाहे घर के अंदर हो, चाहे समाज में हो, चाहे राजनीति, सब चाहते हैं सत्ता हासिल। तो घर की सत्ता पुरुष ने हासिल की, क्योंकि वो कमा के खाता था शुरुआती दौर में, जबकि ओरिजिनली हमारे परिवार मात्र सत्तात्मक हैं। हमारे नैनीताल जिले के थारू जनजातियों में आज भी मात्र सत्तात्मक परिवार है। सब कुछ माताओं के हाथ में होता है, पति कमा कर लाते हैं, उनके हाथ में रख देते हैं, पूरा परिवार वो चलाते हैं, और इतना बढ़िया चलाते हैं। उनके यहाँ के उत्सव देखिए, उनके यहाँ के कला कौशल देखिए, उनके यहाँ का गीत संगीत देखिए, और उनके बच्चे अच्छे लगे कि वो आदिवासी तभी इतना अच्छा निकल। तो इस विचार को, जो मैं कह रही हूँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बच्चों को हर बात का, बेटा तुम पढ़ क्यों रहे हो, आप कह रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं, आर्ट क्यों, साइंस ही क्यों लेना चाहते हो, कि मेरी मम्मी कहती है सब डॉक्टर इंजीनियर हैं, तुम भी डॉक्टर इंजीनियर बनो। अरे नहीं, बच्चे को वो बन जाने को जो वो है, जिसका बीज उसके अंदर है। ये गतानुगतिक को लोग थोड़ी है कि एक जा रहा उसी रास्ते तो सब उसी रास्ते चला। तो ये जो हमारी प्रवृत्ति है, मैं तो बहुत लंबी चौड़ी बातें ये राजनीति की, इसकी उसकी करने की बात इसलिए नहीं कर सकती, क्योंकि हम जितनी भी महिलाएं हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों की महिलाएं हैं, अपने घर को सहेजती हैं, बनाती हैं, बच्चों का पालन पोषण करती हैं, संस्कृति और मर्यादाओं की रक्षा करती हैं, जितना हो सके रीति रिवाजों का संरक्षण करती हैं। तो हमारे लिए इतना काफ़ी है कि हम अपने बच्चे को, बेटा भोजन क्यों करते हो, सोचो, बेटा पढ़ाई क्यों कर रहे हो, सोचो, बेटा उनका दोस्त के घर जाना है, क्यों जा रहे हो बेटा, वो कहेगा खेलने के टाइम में, कहता पढ़ने जाना तो गलत कहता। ये प्रश्न उसके मन में उठे कि मैं इस वक्त जा रहा हूँ तो ये ठीक है कि नहीं, मैं ये खा रहा हूँ, ये खाना मेरे लिए ठीक है कि नहीं, ये पहनने के लिए, देखिए मुझे बहुत नहीं कहना, कहने पर तो बात बड़ी विषैली हो जाएगी। माताएं खुद चाहती हैं कि वो 40-50 किलो हो जाए तो शॉर्ट सी दिखें, तो फिर हम बच्चियों से क्या कहेंगे बताइए, हम क्यों पहनते हैं? वस्त्र का क्या काम है? भोजन का जैसे एक काम है, वैसे वस्त्र का एक काम है। तो जब हम बच्चों को, क्यों हम वस्त्र क्यों पहने, और वैसा ही वही वस्त्र क्यों पहन रहे हैं जो सब वो फिल्मों की, मैं शोभनी होगा, फिल्मों का पार्ट होगा, फिल्म का कोई कैरेक्टर होगा जिसमें ये पहनना जरूरी होगा। हमारे घर में तो फिल्म नहीं चल रही है ना, हमारे घर में तो घर चल रहा है। तो यही सब हमको देखना है। राष्ट्र निर्माण की बात, महिलाओं के योगदान की बात,
जब हम करते हैं तो पहली बात मैंने आपको बताया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और संस्कार एक ही बात है। हम अपने धर्म की भाषा में, अध्यात्म की भाषा में, संस्कृति की भाषा में, परंपराओं की भाषा में उन्हें संस्कार कहते हैं, और विज्ञान के दृष्टिकोण से इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखना माना हर चीज को नाप तोल कर देखें, और जो बच्चा हर चीज को नाप तोल कर देखेगा वो एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में योगदान तो करेगा। वो चाहे बहुत बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर और बड़ा राजनीतिक नहीं बनेगा, जहाँ होगा, जहाँ पर भी होगा एक सच्चा नागरिक होगा, एक अच्छा नागरिक होगा, एक संभ्रांत नागरिक। और अगर हम इतना कर सके तो राष्ट्र के लिए हमारा करना बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि गला अलाउ नहीं कर रहा है। इसलिए अगर जानते हुए थोड़ी देर बाद थसकाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मेरा आज के दिन ये बहुत ही पवित्र दिन है, और इस दरबार में हम बैठे हैं, इनको हाजिर नाजिर करके, इनको साक्षी रख के हम अपना चिंतन प्रारंभ करें कि हम अपने घर के निर्माण में कितना योगदान करते हैं, हमारा कितना योगदान है एज महिला, एज माँ के रूप में, मातृशक्ति के रूप में हम अपने घर को बनाने में कितना योगदान कर रहे हैं। जब हम अपने घर को ठीक बना लेंगे तो पड़ोस ठीक होगा, पड़ोस को ठीक बना लेंगे, मोहल्ला ठीक होगा, मोहल्ले को ठीक बनाएंगे तो शहर, एक गांव जो भी है वो ठीक होगा, और जैसे छोटी बस्तियां ठीक होंगी तो समाज ठीक होगा। राष्ट्र का निर्माण केवल बांध बनाने से, रेल बनाने से, सड़कें बनाने से नहीं होगा। इनको बनाने वाले लोग कौन हैं? वही लोग हैं जिनको संस्कार नहीं मिले, जिनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं था। इसीलिए सड़कें बनते ही टूट रही हैं, रेल के पुल टूट रहे हैं, बड़ी फैक्ट्रियाँ खत्म हो रही। क्यों? क्योंकि उन्हें डूज एंड डोंट्स तो बताया ही नहीं है, क्या ठीक है क्या गलत है। एजुकेशन का एकमात्र उद्देश्य है कि डूज एंड डोंट्स में अंतर करना है। इसको कहते हैं विवेक। कहत कठिन, समुझत कठिन और साधत कठिन विवेक। कठिन तो है डूज एंड डोंट्स में अंतर करना, लेकिन एक बार आ गया बच्चे को तो फिर आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं, न परिवार में, न समाज में, न राष्ट्र। साथियों, आप लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे सुनने के लिए झेला, इतने खराब गले में भी मैं आप सबके आभारी हूँ। और एक आह्वान है मेरा, हम सब इस देश के सेनानी हैं, अपने घर के सेनानी हैं, देश के सेनानी हैं। इसलिए मेरा आह्वान है, सेनानी करो प्रयाण अमर, सेनानी करो प्रयाण अमर, भावी इतिहास तुम्हारा है। अब भारत जैसा बनेगा और महिलाओं को बदौलत बनेगा। सेनानी करो प्रयाण अमर, भावी इतिहास तुम्हारा है। ये नखत अमा के दुष्टे ही, सारा आकाश तुम्हारा है, सारा आकाश तुम्हारा है, सारा आकाश तुम्हारा। विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानना, विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानना, पार्वती नंदन शुभानना, पार्वती नंदन शुभानना, मंगल मूर्ति श्री गणनाथा, मंगल मूर्ति श्री गणनाथा, जय गणनाथा श्री गणनाथा,
अष्टविनायक शुभानना सिद्धिविनायक शुभानना विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानना पार्वती नंदन शुभानना मंगलमूर्ति श्री गणनाथा जय गणनाथा श्री गणनाथा जय गणनाथा श्री गणनाथा अष्टविनायक शुभानना सिद्धिविनायक शुभानना विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानना बुद्ध महावीर येशु साई बुद्ध महा ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना अहं ब्रह्माश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी महिलाएं अपनी जगह बैठी रहेंगी। मैं सोनिया अल्लाह येशु सद्गुरु साई गीता वेद कुरान हो साई गीता वेद कुरान हो साई तन में साई मन में साई रोम रोम में साई साई वाहे गुरु बोल मनवा वाहे गुरु बोल मनवा बुद्ध महावीर येशु साई वाहे गुरु बोल मनवा अल्लाह
बुद्ध महावीर येशु साई। अंतर ज्योत जलाओ साई। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा। साई जग जननी कृपा करो। अंतर ज्योत जलाओ साई। दया करो हे दयानिधे हे भगवान। करो हे दयानिधे हे भगवान। दया करो
सदा कृपाला दीन दयाला सदा कृपाला दीन दयाला सदा कृपाला दया करो हे दयानिधे हे भगवान तन मन धन सब चरण तुम्हारे दया करो हे दयानिधे हे भगवान आदि अनंता हरि अविनाशी सदा निरंतर घट घट वासी दीन दयाला सदा कृपाला दीन दयाला सदा कृपाला दीन दयाला सदा कृपाला दया करो हे दयानिधे हे भगवान गोविंदा जय गोविंदा गोविंदा जय गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा